हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है बीकॉम फर्स्ट ईयर की एडवांस अकाउंटेंसी की क्लास में। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या होते हैं। जो भी बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये हम 11th क्लास में जब हमने कॉमर्स की शुरुआत की थी तभी हमने सीखा था। अब वापस हमें बीकॉम फर्स्ट ईयर की एडवांस अकाउंटिंग में पढ़ने को मिला है, तो एक बार इसे और डिटेल में अच्छी तरीके से समझते हैं। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो अजम्पशन है दैट इज गोइंग कंसर्न। आपने सुना होगा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो और ये दोनों एक ही चीज है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट या गोइंग कंसर्न एज एन अजम्पशन, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इसे हम अजम्पशन में भी पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट में भी पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहली बात कही जा रही है, द एंटरप्राइज इज नॉर्मली व्यूड एज गोइंग कंसर्न दैट इज कंटिन्यूइंग इन ऑपरेशन फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर दैट इज एंडलेसली। इन्होंने कहा कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एंटरप्राइज है, उसे नॉर्मली हम इस नजरिए से देखते हैं कि वो गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि उसका जो ऑपरेशन है वो लंबे समय तक कंटिन्यू रहेगा, बिना रुके लंबे समय तक चलता रहेगा। यहां पे आगे इन्होंने कहा कि दैट इज कंटिन्यूइंग इन ऑपरेशन फॉर अ फोरसीएबल फ्यूचर। फोरसीएबल फ्यूचर का मतलब होता है कि इट विल कंटिन्यू टू हैपन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बिना रुके लंबे समय तक ये काम करेगा। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि इट इज अज्यूम दैट द इंटरप्राइज हैज नाइदर द इंटेंशन नॉर द नेसेसिटी ऑफ लिक्विडेशन और ऑफ रिड्यूसिंग सब्सटेंशियली इट्स लेवल ऑफ ऑपरेशंस। इन्होंने कहा कि ये अज्यूम किया जाता है कि जो एंटरप्राइज है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ना ही उसकी कोई ऐसी नीयत है लिक्विडेशन की, ना ही ऐसी कोई जरूरत है लिक्विडेशन की। लिक्विडेशन का मतलब होता है अपने एसेट्स को बेच बाच करके काम खत्म करना। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बंद कर देना, लास्ट में ऐसे ही होता है लिक्विडेशन। वैसे लिक्विडेशन होता नहीं है, बहुत सारी कंपनीज, दूसरी कंपनीज जो बिकने की हालत में होती है, जिनकी कंडीशन बहुत खराब होती है, उसको दूसरी कंपनीज खरीद लेती हैं। ठीक है, तो लिक्विडेशन बहुत कम ही होता है, क्योंकि जिस कंपनी की हालत खराब होती है उसको दूसरी दूसरी कंपनीज टेक ओवर कर लेती हैं। तो इन्होंने कहा कि इट इज अज्यूम, ये मान करके चला जाता है कि जो एंटरप्राइजेस हैं, नाइदर द इंटेंशन, उनकी ऐसी कोई नीयत नहीं होती लिक्विडेशन की, ना ही ऐसी कोई जरूरत होती है लिक्विडेशन की, ना ही वो अपने लेवल ऑफ ऑपरेशन को सब्सटेंशियली समय के हिसाब से रिड्यूस करते हैं। हर इंसान चाहता है कि वो अपने ऑपरेशंस को, बिजनेस को बड़े से बड़ा लेवल पे लेके जाए और विकसित करे और डेवलप करे। ठीक है, तो ये माना जाता है। आगे कह रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, when we invest in the shares of Reliance company, जब हम रिलायंस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम ये नॉर्मली एज्यूम करते हैं कि कंपनी का ऑपरेशन लंबे समय तक चलता रहेगा। वी डू नॉट एक्सपेक्ट द कंपनी टू बी क्लोज्ड, हम ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करते कि कंपनी बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट तो आप जानते ही है ना, इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जितने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट होता है उसका रिटर्न उतना बड़ा होता है। ठीक है, तो इसीलिए कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और यही सोच के कि कंपनी लंबे समय तक चलेगी तो हमारा रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। अगला जो पॉइंट है वो है एक्सेप्शन टू गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अब इसका एक एक्सेप्शन भी है। ठीक है, जहां पे ये चीज लागू नहीं होता वो है जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर का मतलब ये होता है दो कंपनीज के बीच में पार्टनरशिप। ठीक है, और वो भी विच इज क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, वो एक पर्पस के लिए क्रिएट किया गया, वो एक टाइम पीरियड के लिए क्रिएट किया गया, वो किसी टारगेट को अचीव करने के लिए क्रिएट किया गया। ठीक है, वो किसी प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट किया गया। तो जैसे ही पर्पस पूरा होगा, पीरियड खत्म होगा, टारगेट अचीव होगा, प्रोजेक्ट खत्म होगा, तो ये हमारा जॉइंट वेंचर खत्म हो जाएगा। हीरो होंडा का नाम आपने सुना है। ठीक है, तो हीरो होंडा एक जॉइंट वेंचर था। तो जब हीरो होंडा का जॉइंट वेंचर खत्म हुआ तो हीरो होंडा का नाम चेंज होकर के हीरो मोटो कॉप हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं। लास्ट में कह रहे हैं कि गोइंग कंसर्न इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न को वन ऑफ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, जो वीडियो शुरू होने के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं कि इसका भैया इंपॉर्टेंस क्या है। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस। ठीक, तो इसमें सबसे पहले कहा जा रहा है द गोइंग कंसर्न कन्वेंशन इज इंपॉर्टेंट फॉर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। असेट्स और लायबिलिटीज का जो भी वैल्यूएशन होता है, उसकी वैल्यू जो बढ़ती या घटती है, उसके वैल्यूएशन के लिए गोइंग कंसर्न कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि इट इंडिकेट्स द नीड टू वैल्यू द असेट्स बेस्ड ऑन द फ्यूचर रिटर्न्स दैट कैन बी अर्न्ड फ्रॉम सच असेट्स। ठीक है, तो देखिए फ्यूचर में आप क्या अर्न करेंगे, दैट इज योर रिटर्न।
ये हमें दर्शाता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमें ये इंडिकेट करता है कि जरूरत है, द नीड टू वैल्यू द असेट्स, ठीक है, और बेस्ड ऑन द फ्यूचर रिटर्न, क्योंकि ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फ्यूचरिस्टिक होता है ना, कि कंपनी लंबे समय तक काम करेगी, तो ये कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करें तो लंबे समय में हमको कितना रिटर्न देगी, ठीक है, उसकी असेसमेंट के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। तीसरा, बेस्ड ऑन गोइंग कंसर्न assumption, historical cost is used for measuring, valuing fixed assets, ठीक है, गोइंग कंसर्न assumptions के बेसिस के ऊपर जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, ठीक है, उसे इस्तेमाल किया जाता है फिक्स्ड एसेट्स को वैल्यू करने के लिए। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है एक हिसाब से जिस प्राइस पे आपने उसे अक्वायर किया था, आप खरीद के लेके आए थे, एक्विजिशन कॉस्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो आपने पहली बार एंट्री किया था, उसी से हम कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ी या घटी। if the going concern assumption becomes inappropriate, ठीक है, that is if the enterprise cannot be taken as a going concern, then assets should be valued at their net realizable value, ठीक है, if the business, that is if the business is to be closed, then the asset must be valued at market values and not at cost। अब बात समझ रहे हैं कि assets अगर हम going concern assumption नहीं लेकर के चलेंगे तो बहुत सारी चीजें इनअप्रोप्रिएट हो जाएंगी, ठीक है, जैसे कि एंटरप्राइज जो है कैनॉट बी टेकन एज अ गोइंग कंसर्न, देन असेट्स जो होगा उसे हम वैल्यू करेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी एसेट को बेचते हैं तो उसमें हमें कितना पैसा मिलता है, ये हम कैसे बता सकते हैं भाई, जब वो बिकेगा तभी पता चलेगा, लेकिन हाँ मोटा मोटी हम हिसाब लगा सकते हैं, ठीक है, दैट इज इफ द बिजनेस इज टू बी क्लोज्ड। इसका मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू में इन्होंने बताया कि मान लीजिए अगर बिजनेस हम क्लोज करते हैं तो जो असेट है उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, ना कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो हमने अक्वायर किया था उससे तो सस्ता ही होगा, बहुत सारे एसेट्स तो उसका रेट गिर जाते हैं ना, डिप्रिसिएशन लग जाता है, तो मार्केट वैल्यूज, ठीक। ये था हमारा सबसे पहले गोइंग कंसर्न अजम्पशन या गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब बात कर लेते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब कंसिस्टेंसी में मीनिंग कहा गया है कि द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलोड बाय द एंटिटी शुड बी कंसिस्टेंट, दैट इज द सेम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि जो भी आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया उसे आप चेंज नहीं कर सकते फ्रीक्वेंटली, आपने जो भी स्टार्टिंग से अप्लाई किया है आप उसे लंबे समय तक वही चीज कंसिस्टेंटली इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज विल डिस्टॉर्ट कंपैरिजन, ठीक है, फिर आप कंपैरिजन कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं करने का, आपको क्या करने का, आपको कंसिस्टेंसी लाने का, किस चीज में लाने का, अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो भी आप फॉलो करते हो उन सब में। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने दूसरा कहा है कि इफ 1 year a particular payment is treated as expenses, then the assumption is that the subsequent year is also it shall be treated only as an expense, ठीक है। तो क्या कहा कि पहले साल अगर आपने किसी पेमेंट को आपने खर्चा माना तो हम ये मान के चलते हैं कि उसके आने वाले सालों में भी आप उसे खर्चा ही मान करके चलेंगे। अगला, कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो कंसिस्टेंसी भी एक कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा होगा ना अकाउंट कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस में, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट्स है उसमें कंसिस्टेंसी भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक्सेप्शन की अगर हम बात करें, एज पर कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट अ चेंज इन एन अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी मेड ओनली। इन्होंने कहा कि अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो अकाउंटिंग पॉलिसी कब चेंज होगी, कुछ कंडीशंस दिए हैं जिसमें हम चेंज करेंगे। पहला, इफ द अडॉप्शन ऑफ अ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी इज रिक्वायर्ड बाय स्टेशन, अगर लॉ द्वारा कोई नई अकाउंटिंग पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है तब ये चेंज होगा। दूसरा, फॉर कंप्लायंस विद एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जरूरत है तो हम चेंज करेंगे, और इफ it is considered that the change would result in a more appropriate presentation of financial statements of the enterprise, और यदि हमें ऐसा लगेगा कि अगर हम इसमें कुछ परिवर्तन या बदलाव करते हैं और वो हमारे एंटरप्राइज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन को और सही करता है और अप्रोप्रिएट करता है तब हम ये चेंजेस करेंगे, ठीक है। हमारा अगला है अक्रूअल। अक्रूअल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट है, इसे अजम्पशन भी मान करके चल रहे हैं। इन्होंने सबसे पहला पॉइंट कहा है कि रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर अक्रूड, ठीक है, रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों अक्रूड है। अक्रूड का मतलब रिकॉग्नाइज्ड एज दे आर अर्नड और
incurred and recorded in the financial statements of the period to which they relate and not when the money is received or paid. अब रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों को अक्रूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि जब आपने कोई काम किया तो हम उसकी एंट्री कर लेते हैं, ना कि जब उस पर पैसा रिसीव होगा तब हम एंट्री करेंगे। ठीक है, अक्रूड का मतलब एक हिसाब से कहा जाता है अर्न बट नॉट रिसीव्ड। आपने कमाया लेकिन अभी तक रियलाइज नहीं हुआ, आपको रिसीव नहीं हुआ। रिसीव नहीं हुआ सही शब्द है, रियलाइज तो नॉर्मली असेट्स को बेचने के बाद जो पैसा मिलता है दैट इज रियलाइजेशन। ठीक है, तो अक्रूवल के लिए क्या कहा गया है कि रेवेन्यू और कॉस्ट आर अक्रूड, रिकॉग्नाइज एज दे आर अर्नड, ठीक है, और incurred and recorded in the financial statements of the period to which they relate and not when the money is received or paid। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसको डिटेल में। If a sale of 10,000 rupees is made on credit to a person in 2020, 2020 में अगर किसी एक व्यक्ति विशेष को 10,000 रुपए का हमने कोई सामान बेचा था लेकिन सेटलमेंट रिसीव हुआ 2021 में, ठीक है, तो इस केस में जो 10,000 रुपए हमने 2020 में इनकम ट्रीट किया था वो अक्रूवल था। ठीक है, और वो 2020 का इनकम है, 2021 का नहीं है जब हमें रिसीव हुआ। ठीक है, ईयर ऑफ रिसीप्ट हम नहीं काउंट करेंगे, जिस साल में हमने उसे बेचा उसी टाइम अक्रूवल में हम उसकी एंट्री कर देंगे कि भैया ये हमने माल बेचा, सामान बेचा, सर्विस दी, उसका ये हमारा पैसा बनता है। ठीक है, अगला, अक्रूवल इज ऑल्सो ट्रीटेड एज वन ऑफ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये भी एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट में आगे कहा जा रहा है कि अक्रूवल मीन्स राइट टू रिसीव या ऑब्लिगेशन टू पे। अक्रूवल का मतलब क्या होता है? अक्रूवल का मतलब ये होता है कि आपका अधिकार है कि आप पैसा रिसीव करें या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि आप पैसा पे करें। ठीक है, रिसीट का मतलब यहाँ पे एक्चुअल रिसीट होता है या पेमेंट ऑफ मनी दोनों होता है। ठीक है, रिसीट का मतलब या तो आप पैसा रिसीव कर रहे हो या तो आप पैसा पे कर रहे हो, दोनों मतलब होता है। ठीक है, अगला बी है, इन्होंने कहा कि अक्रूवल बेसिस इज अदरवाइज कॉल्ड अ मर्केंटाइल बेसिस। अक्रूवल बेसिस को हम मर्केंटाइल बेसिस भी कहते हैं, एमसीक्यू में सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अक्रूवल बेसिस कॉन्सेप्ट इज मर्केंटाइल बेसिस कॉन्सेप्ट। ठीक, एक और एग्जांपल दिया है आखिरी में समझाने के लिए कि बी ने कुछ बेचा ए को 10,000 रुपए में। ठीक है, कब बेचा? 1 जनवरी 2021 को, और क्रेडिट दिया 60 दिन का। भैया 60 दिन का जब क्रेडिट है, ये उधारी है, तो आप 60 दिन तक तो पैसा मांग नहीं सकते, 60 डेज तक आप पैसा मांग नहीं सकते, लेकिन 60 डेज जैसे ही कंप्लीट हो गए उसके बाद ला दो, जल्दी दो हमारा पैसा वापस करो। ठीक है, इन दिस केस बी हैज अ राइट टू रिसीव मनी फ्रॉम ए बट ही कैन एक्चुअली रिसीव मनी ओनली ऑन 2 मार्च 2021 आफ्टर 60 डेज। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, बी ने ए को सामान बेचा, अब बी के पास पूरा अधिकार है कि वो ए से पैसा रिसीव करे, लेकिन उसे पैसा कब मिलेगा? आफ्टर 60 डेज, दैट इज डेट भी बता रखी है 2 मार्च 2021। हेंस 10,000 जो है हैज अक्रूड ऑन 1 जनवरी 2021। ठीक है, पैसा आप रिसीव मतलब वो अक्रूड हो गया, बट इट इज रिसीव्ड ऑन 2 मार्च 2021। ठीक है, सेल विल बी रिकॉर्डेड ऑन 1 जनवरी 2021 एंड नॉट ऑन 2 मार्च 2021। ठीक है, तो आपने 10,000 रुपए का सामान जब बेचा, जिस डेट को बेचा, जिस डेट को आपका सेल हुआ, उसी दिन आपने इसकी अकाउंटिंग कर ली कि भैया हमने 10,000 रुपए का माल बेचा है, सामान बेचा है या सर्विसेज दिया है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, ना कि उस डेट को जिस डेट को आपको पैसा रिसीव होगा। ठीक, तो जिस डेट में आप उधारी में सामान बेचेंगे उसी डेट में आप एंट्री करेंगे, उस डेट में नहीं कि जिस डेट को पैसा रिसीव होगा। अगर नहीं हुआ रिसीव तो क्या कीजिएगा? ऐसे सब लेकर के चले गए तो आपका तो ठीक कट जाएगा। ठीक है, आई होप एंड बिलीव कि आपको ये तीनों अजम्पशंस जो कि एक हिसाब से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।